गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे एनडी की क्लास के अंदर अपना एक टॉपिक एटम और न्यूक्लियाई पेंडिंग है। आज एटम और न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बेटे आपका टॉपिक 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी एक टॉपिक होता है, ठीक है। थ्योरी एक कंप्लीट थ्योरी है, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, वो पीडीएफ आप जरूर देखना, ठीक है, पढ़ना उस पीडीएफ को। तो आज देखिए बेटे एटम और न्यूक्लियाई के बारे में, जैसा कि आपको पता है एटम और न्यूक्लियाई आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। फिर भी एक बार दोबारा से देखो, एटम के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया उस साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन। थॉमसन ने क्या बताया कि कोई भी जो एटम होता है, एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर। ये नहीं का सेंटर के अंदर सारा चार्ज कंसंट्रेट, उसने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के अंदर फैले हुए होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी तरह इलेक्ट्रॉन्स उसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ये एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया। इसको फेल किसने किया? रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड का नया एक्सपेरिमेंट आया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। रदरफोर्ड और उसका साथी स्टूडेंट जिगर मार्डेशन दोनों ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या कुछ था, देखिए बेटे उन्होंने कैसे किया। उन्होंने कहा ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, कोई सॉरी गोल्ड का एटम है, इसके अंदर इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। ये अल्फा पार्टिकल आया, यहीं से वापिस हो गया बेटे, ये अंदर आया, ये ऐसे चला, ये है बेटे, और ऊपर से आए स्टेट पास हो गई, बिल्कुल स्टेट। क्या कारण है? अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा आपको जो ये एटम नजर आ रहा है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। पोस्टुलेट तो क्या निकली वो बाद में बताएंगे, पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा? उन्होंने देखा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्टेट पास हो गए, बिना किसी डेविएशन के। जितने अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्टेट पास हो गए। नियर अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल अपना उसी पाथ को ओबे कर रहा गया और उसी पाथ में वापिस आ गया। लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है बेटे। तब उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर उन्होंने पोस्टुलेट जब निकाली तब उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि जो एटम का सारा जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो उसके सेंटर के अंदर कंसंट्रेट होता है, रहता है, जहां पर उसका टोटल मास भी बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं, सेंटर के अंदर कंसंट्रेट होता है। और इसका जो साइज बताया, इसका जो साइज है वो बोला बेटे 1 फर्मी के बराबर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो अंदर है सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, उसका साइज जो है 1 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। और आपको जो एटम नजर आ रहा है, इस एटम का जो साइज है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। ये साइज बताया बेटे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर। तो जो पोस्टुलेट्स निकाली रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पोस्टुलेट्स बाहर आई। पहली पोस्टुलेट्स तो उन्होंने ये निकाली रदरफोर्ड ने कि एटम जो होता है उसका टोटल चार्ज और मास उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद साइज के बारे में बताया, साइज मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब यहाँ से एक चीज देखिए बेटे, ये जो एटम था ये वापिस से अपना पाथ वापिस दोबारा रिगेन किया, 180 डिग्री के ऊपर जो वापिस से चलना स्टार्ट कर दिया इस अल्फा पार्टिकल ने। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस, इसको हम आर नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर नोट। और इसका नाम होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस सेंटर से जब आपका अल्फा पार्टिकल उसी पाथ में वापिस चलना स्टार्ट कर दिया, वापिस चला गया, इसको बोलते हैं बेटे क्लोजेस्ट अप्रोच।
एक इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस का नाम भी जिक्र होगा जब आप पढ़ोगे। इम्पैक्ट पैरामीटर ये है, आपको ये जो लाइन नजर आई सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल अलोंग द एक्सिस, यहाँ से ऊपर ये अलग अलग है, देखो ये अलग अल्फा पार्टिकल गया है, ये अलग अल्फा पार्टिकल गया है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस का नाम होता है बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, एक बार दोबारा सुन लो। ये आपके पास क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और बेटे ये मॉडल भी आपका फेल हो गया, ये मॉडल भी आपका फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था, फेल होने का कारण ये था, रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन थे जो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के अराउंड, वो कहता है कि रिवॉल्व करते करते कुछ एनर्जी को छोड़ते हैं, रेडिएट करते हैं, एनर्जी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के कारण दे विल एक्वायर स्पाइरल इनवर्ड पाथ, स्पाइरल इनवर्ड पाथ घूमते घूमते अंदर आते हैं, और फाइनली दे फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, और लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर आकर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इस चीज को रिमूव किसने किया, उस साइंटिस्ट का नाम, अगला एक्सपेरिमेंट आया, साइंटिस्ट का नाम है बोहर। बोहर ने अपना मॉडल दिया जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये तीन मॉडल है बेटे, तीनों मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो तीसरा मॉडल आ गया बोहर एटॉमिक मॉडल। अब जो ड्रॉबैक थी किसकी, रदरफोर्ड की, उस ड्रॉबैक को दूर किसने किया, बोहर ने दूर कर दिया। वो ड्रॉबैक क्या थी, पहले ड्रॉबैक उसने बोली इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। बोहर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहे हैं, जो ऑर्बिट है वो एक फिक्स ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट होता है। ये उसकी पहली पोस्टुलेट थी बोहर की, कि ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट, दूसरी पोस्टुलेट क्या कही, सेकंड पोस्टुलेट ये बोलती है, ये फर्स्ट थी, सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी NH/2y। इसका मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये रहा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 जो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होता है। ये बोहर की सेकंड पोस्टुलेट बोली जाती है, जिसका हम काफी जगह और भी यूज करते हैं। इसके बाद नंबर आता है थर्ड पोस्टुलेट्स का। थर्ड पोस्टुलेट्स में क्या बताया उसने, उसने कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये अराउंड रिवॉल्व कर रही, ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट है। उसने कहा अगर आपका इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के अंदर आता है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के अंदर आएगा, देन दे विल रेडिएट एनर्जी। अगर जैसे वन, ये ग्राउंड लेवल बोला जाता है, 1 2 3, अगर 1 2 3 E1 E2 E3 एनर्जी लेवल बोलते हैं, E1 का मतलब है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के ऊपर जब फॉल होगा, तो बेटे अगर बाहर से अंदर आ रहा है, आउटर से अंदर आ रहा है, देन दैट इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एक फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। E2 माइनस E3 अगर नाम देते हो इसका, तो E3 माइनस E1 एनर्जी कितनी रेडिएट की, h, रेडिएट कर रहा है। क्या बोला मैंने, रेडिएट कर रहा है। और अगर मैं उल्टा बोलता हूं, मतलब अंदर से अगर बाहर जाएगा तो दे विल एक्वायर सम एनर्जी, सेम इसी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को गेन कर कर वो बेटे अंदर से कहां जाएगा, बाहर जाता है। किसकी पोस्टुलेट है ये तीन, बोहर की पोस्टुलेट है। यहां से बोहर ने आगे चलना स्टार्ट किया। अब आगे चलना स्टार्ट किया तो बोहर ने बताया जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जो रेडियस है, ये डिस्टेंस कितना दूर है, जो रेडियस होती है, पहला पार्ट रेडियस, वो डायरेक्टली n स्क्वायर आती है। n का मतलब क्या है, परमिजिबल ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट कहां पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ये फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, सेकंड की बात करेगा तो 2 4, तो इसका जो रेशियो आता है वो रेशियो बेटे ऐसे आएगा, 1:4:9। मतलब उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, ऑर्बिट के बीच की जो गैप है वो गैप उनका बराबर नहीं होता है। वो उन सभी का गैप क्या होगा बेटे, अलग अलग गैप होता है, डिफरेंट गैप होता है, गैप सेम नहीं होगा, रेडियस।
सेकंड बात, अगर मैं वेलोसिटी की करता हूं, जो इलेक्ट्रॉन है किस स्पीड से किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं, तो बेटे जो वेलोसिटी आएगी उनकी वो इनवर्सली एन आती है। इनवर्सली एन आने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास में है उनकी स्पीड ठीक होती है, तेज होती है, और जितने बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती चली जाएगी। जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी लगभग होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के करीब होती है। तो ये बेटे वेलोसिटी की बात की, उसने स्पीड की बात की। अब मैं इसी के अंदर रफ करके आपको समझाता हूं। इसी में काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी क्या होती है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी इसकी आती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर बोलना है इसको, आर। आर क्या है, जिसकी बात कर रहा है वो डिस्टेंस है, परमिसिबल ऑर्बिट की डिस्टेंस है। अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो आपके पास आएगी के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। और अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे आप, तो टोटल एनर्जी आपके सामने है, क्या बनेगी बेटे, माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा के जेड स्क्वायर बाई 2r, और ये किसकी, माइनस। माइनस सिंबल यहाँ पर किस चीज को शो करता है, अट्रैक्शन को, बाउंड को शो करता है, बंधे हुए हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको एक एनर्जी दे देता है, कौन सी भी एनर्जी दे दे, जैसे टोटल दे दे, पोटेंशियल दे दे, या काइनेटिक। फिर आपस में उनके पूछता है, जैसे काइनेटिक दे दी, टोटल आपसे पूछ रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दो। आपसे पोटेंशियल पूछी तो आपको नजर आ रहा है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स 2 से गुना कर देगा। तो बेटे ये आपके पास एनर्जी है। अगर टोटल एनर्जी को हम वैसे सोल्व करते हैं तो -13.6, एन की बात छूट चुकी है, नंबर ऑफ, मैंने एन आपको बताया नहीं है। अगर एन की भी बात करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट लेके चल रहा हूँ, रेडियस जो बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर आते हैं तो ये बन जाएगा फॉर्मूला जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बनेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी की यूनिट है। यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो सभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब आपको पता है, अगर इसको जूल बनाना है बेटे, तो जूल बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 जोन इलेक्ट्रॉन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये चार जोन इलेक्ट्रॉन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट किसमें हो जाता है, जूल में हो जाता है। तो बेटे इस एक्सपेरिमेंट में, इस यूनिट में जो एनर्जी हम जो निकालेंगे, पहले ऑर्बिट के लिए तो 1 पुट कर देंगे। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब बोहर ने भी, रदरफोर्ड ने भी, दोनों ने जो मिलके काम किया था, हाइड्रोजन एटम पे काम किया था। स्पेक्ट्रल जो सीरीज निकाली वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली थी। इस वजह से जेड को 1 पुट करके चलते हैं, इसे आगे पुट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको हटा भी देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, खाली अपोन में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते। अच्छा बेटे, जेड का नाम क्या है आपको पता होगा। जेड यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहीं से दो चीजें और बतानी है। देखिए, आपने का इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर भी चला जाता है। तो पहली है आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों चीजें सेम है। बेटे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए इन्फिनिटी के ऊपर, एटम से वो, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए इन्फिनिटी के ऊपर, तब उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। दूसरी एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। बेटे अंदर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट एक्साइटेड होना, एक्साइटेड होके वो इनर से आने की कोशिश करेगा, बाहर वाले आउटर पे आने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम उसको जो एनर्जी चाहिए, उसको जो पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल का नाम हो जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, एनर्जी का नाम हो जाएगा क्या बेटे, क्या बनेगा,
एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, वहां पर आपके पास जो एनर्जी का डिफरेंस है वो E2 माइनस E1 की फॉर्म में चलेगा, और इसमें कहाँ चलेगा, ये इन्फिनिटी के लिए चलेगा। इन्फिनिटी की बात करते हैं कि अंदर से किस वाले ऑर्बिट से वो कहाँ पर गया है, उसकी अगर बात करते हैं। तो बेटे अगर आयनाइजेशन की बात करोगे तो आयनाइजेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इस टर्म को हम लिखते हैं ई इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। माइनस E1 कर लिया अगर मैंने, मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से जो वैल्यू मैंने एनर्जी की लिखी आपके सामने, इसको आप अगर 1 लिख दोगे, 1 फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटे इन्फिनिटी की जब बात करूंगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, आपको पता होगा जीरो बनेगा, तो जीरो माइनस माइनस ये माइनस वो माइनस प्लस बन जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हम सबकी निकाल सकते हैं। बट एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फर्क है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है और उसमें केवल भी लिखा जाएगा, वोल्ट बनते पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती एनर्जी। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी बता दी है बेटे। इसके बाद आपके पास जो आती है वो आपके पास सीरीज आती है। सीरीज कौन सी थी, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, अगर ये आपने पढ़ी है तो बेटे ये होता है फॉर्मूला सीरीज के लिए 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये आई थिंक सब बच्चों ने पढ़ रखी है। ठीक है बेटे, क्या कुछ होता है अगर सीरीज की बात करेंगे, ये n1 और n2 है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते चलोगे, पहले फर्स्ट 1 पुट करोगे तो अगला 2, 2 पुट करोगे तो 3 4 5, ऐसे चलते जाएंगे। ये सीरीज आप सबने पढ़ रखी है। अगर आप 1 से बात करना स्टार्ट करोगे, 1 मान के चलते हैं, तो पहली सीरीज का नाम होता है बेटे लाइमन सीरीज, दूसरी होती है बामर सीरीज, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पीफन। बेटे बामर जो सीरीज होती है वो विजिबल के लिए होती है, बाकी आपकी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के लिए होती है। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज है, थोड़ी नॉलेज के लिए बता दी है। ठीक है बेटे, इसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, इन सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता +1 का टॉपिक है केमिस्ट्री में, +2 का है जरूर आपके पास। इसके बाद हम न्यूक्लियाई की बात करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर आ जाते हैं। एटम का जो भी न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो वर्ड बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का मतलब है ये एटम के बीच का पार्ट, और इसमें जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ये आपके पास न्यूक्लियस बन गया। तो बेटे न्यूक्लियस के अंदर आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो दो वर्ड डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक ए वर्ड आता है, एक जेड। जेड का नाम होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ए का नाम होता है मास नंबर। ए के अंदर जो काउंट होता है मास नंबर में, वो सम होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है बेटे, किस किस का है, एटॉमिक नंबर जो है इसका मतलब तो कौन है, आपके पास से नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ये कौन होता है, एटॉमिक नंबर। बट जब मैं बात करूंगा किसकी, मास नंबर की, तो बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। अच्छे से सुन लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, अलग कौन है, न्यूट्रॉन। ज्यादा कौन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेटे मास नंबर में जो आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम करते हैं उसमें, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखिए। जैसे जैसे अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग आइसोटोप बनाते हैं, कार्बन 612 लिख लेता हूं। ठीक है बेटे, कार्बन 612 लिखने का मतलब क्या होगा आपके पास, कि इसके अंदर 6 कौन है, प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है, 6 ही कौन है, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है,
और बेटे ऊपर में से इसको माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं। ए ऊपर वाला है 12 माइनस 6 मतलब 6 ही आया। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। नीचे जो लिखा हुआ है आंख बंद करके बोल सकते हो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों का नाम। बट न्यूट्रॉन आपका अलग हो सकता है। कार्बन का आइसोटोप 6 12 ना लिख के 6 13 लिख दूं इसको मैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं बेटे, 7 बन जाते हैं, 7 बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसी में चलते हैं तो इसके बाद अपने पास क्या टॉपिक आता है बेटे, देखिए जो टॉपिक इसके बाद में, इससे पहले का टॉपिक है छोटा सा टॉपिक। देखिए जो हम मास नंबर बोल रहे हैं बेटे, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा, मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वो जो एटम है आपके पास, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज भी इंक्रीज होता हुआ चलेगा जैसे जैसे कौन बढ़ेगा, मास नंबर। तो ये कहता जो वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली होती है मास नंबर की। ठीक है बेटे, वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली होती है मास नंबर के। और अगर रेडियस की बात कर ले, ये क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है ऐसी कुछ है, ये डायरेक्टली के सिंबल को हम हटा देते हैं, आर नोट लगा देते हैं। यहाँ से अगर आर बताना चाहूं मैं तो आपको नजर आ जाएगा ए की पावर 1/3। रेडियस की बात करेगा तो ए की पावर 1/3, और अगर किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात करता है, तो डायरेक्टली होता है बेटे मास नंबर की। अगर डेंसिटी की बात कर ले, एटम की डेंसिटी, सीबीएसई के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें तो बहुत बार देता है डेंसिटी, अलग अलग एटम देके डेंसिटी का रेशियो पूछा जाता है, तो वो रेशियो ऑलवेज क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। जो आपके पास डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो इंडिपेंडेंट आती है मास नंबर पे, मास नंबर पे वो डिपेंड नहीं करती है। दो अलग अलग एटम दे देगा आपको और पूछा जाएगा उनके बारे में, तो आपने कहना डेंसिटी क्या है, सेम रेशियो आएगा बेटे, 1:1 का आएगा। इसके बाद एक बार और आगे देखो, अब इसके बाद क्या बताना है, ये जो बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जिस फोर्स से बंधे होते हैं, बाइंड जिस फोर्स ने कर रखा है, उस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो इस नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दैट फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको जिस फोर्स ने बांध रखा है, दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब देखिए बेटे इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको बताता हूं, न्यूक्लियर फोर्स और इसकी प्रॉपर्टी। चलो बाइंडिंग एनर्जी इसके बाद बताऊं। न्यूक्लियर फोर्स ये नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये मैंने बोल दिया। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन साइन, मतलब आप बोलोगे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, बट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर जितना फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, उतना ही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। ये चीज अच्छे से समझ लेना, ऐसा नहीं प्रोटॉन प्रोटॉन पे ज्यादा फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे अलग है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे अलग है, नहीं, सभी के ऊपर फोर्स क्या होता है, सेम, क्योंकि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, साइन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल दिया है। और अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी बेटे, बाइंडिंग एनर्जी की, इसके बाद बात करूंगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद बात करूंगा मास डिफेक्ट की। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है बेटे, देखो हमने कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाउंड कर रखा है, अब वो कहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करो, अलग करके दोनों को इंफिनिटी तक ले जाओ, इनफाइनाइट सेपरेशन कर दो दोनों के बीच की, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई, कितना वर्क डन हुआ, दैट एनर्जी इज नोन एज, उस एनर्जी का नाम क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर टू सेपरेट द टू न्यूक्लियन, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जब सोल्व करते हैं तो हम बेटे डायरेक्टली ये दिखा देते हैं, ये जो डेल एम है, इस डेल एम का नाम होता है मास डिफेक्ट, डेल एम इंटू में सी स्क्वायर,
अब मास डिफेक्ट का जिक्र और कर लेता हूँ। मास डिफेक्ट क्या है बेटे? मास डिफेक्ट देखो, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, दोनों को मिलाऊं तो टोटल सम आ जाएगा मास प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैं इंडिविजुअल प्रोटॉन का मास लूं, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का मास लूं, और बेटे जब दोनों को क्लोज कंबाइन कर दिया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम आना चाहिए मासेस का, और इसके बाद कंबाइन होने के बाद जो मास का सम आया है वो दोनों सेम होने चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है इनके कॉम्बिनेशन से। तो क्या कहता है, कहाँ गया वो मास, कितना डिफरेंस आया, उसका नाम है मास डिफरेंस। जब बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइन करते हैं, पास लाके जब एक दूसरे कंबाइन होते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कंबाइन होंगे, दैट सम एनर्जी आर लॉस्ट, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मास, मास की फॉर्म में कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो गई, और दैट एनर्जी इज नोन एज, दैट मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसीलिए इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास का सम होगा वो ज्यादा होगा, किससे? कॉम्बिनेशन से। ठीक है बेटे, ये आपके पास कौन है? बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, फोर्स बता दिया। अब यहीं से बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ बनाता है मास नंबर के साथ, और उस ग्राफ से हम दो चीज फाइंड आउट करते हैं जो आपके 10th क्लास का भी टॉपिक है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग उठ के आएगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो क्या कहता है, जो लाइट न्यूक्लियाई है छोटे, वो कंबाइन होके हैवी बना देते हैं, और जो हैवी है वो टूट के लाइट के अंदर टूट जाते हैं। हैवी छोटे पार्ट में टूट जाएगा और छोटे मिलके बड़ा पार्ट बना देते हैं। तो देखिए बेटे क्या कहता है, एक बार देखो, पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम है 92 235, उससे बेटे एक स्लो न्यूट्रॉन आकर टकराता है, और जैसे ही टकराएगा वो प्रोडक्ट दे देता है, टूट जाता है। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है बेटे क्या, बेरियम, और एक होता है क्रिप्टॉन, और प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और साथ में कितने निकलेंगे बेटे? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब जो रिएक्शन है, एटॉमिक नंबर मास नंबर बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस देखिए करते हैं, बेरियम 156 141 36 92, एक बार कंबाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर टोटल सम सही नहीं आया तो गलत है। देखिए बेटे 235 और 1 236, 141 प्लस 92 प्लस 1 नहीं है 3 है बेटे, 3 प्लस 92 ये हो गया 95, और 95 में 141 ऐड करेंगे तो 250 236 ही बनेगा। इसके अलावा नीचे ऐड कर लेना 36 प्लस 56 92 बनेगा। तो ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन का मतलब समझाना है, जो न्यूक्लियर फिजन बोल रहा हूँ बेटे, एक हैवी है, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। जब इससे स्लो न्यूट्रॉन टकराया, टकराती है टूट गया, किसमें? बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और साथ में कितने न्यूट्रॉन मिले? 3 न्यूट्रॉन मिल गए। अब क्या इक्वेशन है, क्या बनी? देखो ये यूरेनियम है, इससे एक न्यूट्रॉन टकराया, टकराते ही दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट कौन है? बेरियम, दूसरा पार्ट कौन है? क्रिप्टॉन। फिजनेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके साथ 3 न्यूट्रॉन बाहर आए। अब बेटे ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराएगा, आगे टकरा के अगेन 3 न्यूट्रॉन दे देगा, ये टकराएगा 3 न्यूट्रॉन, और एक इसमें जब एक बार ये रिएक्शन हुई फर्स्ट टाइम, प्लस एक लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी भी मिलती है। अगर ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा आगे, देखो 3 मिले, 1 से 3 3 3, फिर आगे 1 से 3 3 3, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन ये बढ़ती आगे चली जाएगी। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एटम बम के रूप में। ठीक है, और कंट्रोल्ड मैनर में कर लिया तो न्यूक्लियर रिएक्टर बोल देते हैं। जो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अगर बात करते हैं इसका अपोजिट, फिजन का फ्यूजन, फ्यूज का मतलब जुड़ना, तो उसमें बेटे लाइट पार्टिकल आपस में मिलके हैवी बनाते हैं। ये रिएक्शन आपको सन के अंदर देखने को मिलती है। सन की जो एनर्जी मिल रही है उससे यही प्रोसेस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके वो आपको एक हैवी पार्टिकल देते हैं। अगर आगे और चलता हूं मैं, तो आपके पास इसमें मिलेगा बेटे आइसोटोप भी आते हैं न्यूक्लियाई में, आइसोबार भी आते हैं, आइसोटोन भी आते हैं। आइसोटोप, टॉप का मतलब ऊपर, ऊपर होता है मास नंबर, वो सेम नहीं, नीचे का नंबर एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा। आइसोटोप, आइसोबार में बार का मतलब, अब मैंने नीचे का मास नंबर सेम मिलेगा ऊपर का। और आइसोटोन, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, सेम। अगर इससे आगे हम चलते हैं तो देखिए बेटे, एक टॉपिक बचता है अपना इसमें जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज होती है? रेडियो एक्टिविटी होती है बेटे स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, कि किसी आपके एटम से, सब्सटेंस से कुछ रेडिएशंस अपने आप बाहर निकलती रहती है, कुछ पार्टिकल्स बाहर आते रहते हैं। वो पार्टिकल्स आपके पास कौन है? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उनका, लगातार एमिशन होगा, लगातार वो बाहर निकलते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल एग्जाम्पल की बात करता हूं तो रेडियम अपने पास होता है। रेडियम को अगर हम खुले में रख दें बिना किसी फोर्स के, उसके अंदर से पार्टिकल्स अपने आप बाहर निकलते हैं। तो उस पार्टिकल का नाम तो हो गया बेटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और प्रोसेस का नाम बोल दिया रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा गामा तीन पार्टिकल हम बोल रहे हैं बेटे। अल्फा का मतलब हीलियम है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर की अगर बात करूं तो हैवी होने के कारण पेनिट्रेट होने की पावर कम होती है, बट टूटने की पावर, आयनाइजेशन पावर ज्यादा। बीटा पार्टिकल जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और तीसरा है गामा। गामा पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर मिलती है। ये सारा था बेटे एटम और न्यूक्लियाई के बारे में। अब इसके बाद एक मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा जिसके अंदर आप देख पाओगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 8950663504, ग्रुप से मिल जाएंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास कभी भी किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटे।